हेलो एवरीवन, दिस इज आरडी एंड वेलकम टू आरडी क्लासेस। आज की हम राजव्यवस्था की कक्षा में अब संघ में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमने भाग 4 तक के पढ़ लिया संविधान में, ठीक है। भाग के अनुसार क्या क्या थे, भाग 1 में संघ व उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग जो 3 था उसमें मौलिक अधिकार दिए हुए थे, उसमें मौलिक कर्तव्य भी हमने पढ़ा, ठीक है। और मौलिक अधिकार हुआ भाग 3 में, और उसके बाद हमने डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़े भाग 4 में, और 4A में आपका मौलिक कर्तव्य था, ठीक है। अब हम आज प्रवेश करने जा रहे हैं भाग 5 में। भाग 5 जो कि आपका संघ से संबंधित है, अर्थात संघीय सरकार। संघीय सरकार के बहुत सारे अंग हैं, जिसमें राष्ट्रपति आते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति आते हैं, मंत्रिपरिषद आती है, संघ की विधायिका आती है, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा, महान्यायवादी वगैरह। तो इतने सारे जो चीजें हैं, ठीक है, ये आता है आपके संघ के अंतर्गत। तो अब हम आज संघ में प्रवेश करने जा रहे हैं, और आज एक ओवरव्यू लेंगे संघ का, कि संघ में किस किस चीज के बारे में चर्चा की गई है और किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है। आगे की कक्षा में फिर डिटेल से संघ में जितने भी उसके कार्यकारी अंग हैं उसके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो आइए आज चर्चा करते हैं संघ में प्रवेश करते हुए। जो हमारे संविधान का भाग 5 है, संविधान का भाग 5 आपका संघ के बारे में बात करता है, अर्थात यूनियन अर्थात भारत होगा राज्यों का एक संघ। जैसे कि आपको भी पता होगा, भारत में विभिन्न राज्य हैं, ठीक है, संघ शासित प्रदेश हैं। तो एक प्रकार से राज्य और संघ शासित प्रदेशों को मिलाकर एक भारत बना हुआ है, जो कि संघ कहलाता है। तो इसी संघ के बारे में चर्चा की गई अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक के। देखिए, याद करने का भी एक तरीका हो सकता है, 52 दिया हुआ है, 151 दिया गया है, अर्थात 100 तो आगे बढ़ेंगे लेकिन एक पीछे, 100 आगे बढ़ेंगे लेकिन एक पीछे। इस प्रकार से 52 से 151 तक, 52 से 151 तक के, ठीक है। यहां पर देखिए, अब हम यहां पे जो चर्चा करेंगे, संघीय कार्यपालिका होती है, संघ की कार्यपालिका होती है, संघ के विधायिका होती है, और संघ की न्यायपालिका होती है। 3 प्रकार के मुख्य अंग हैं। हमने पहले की कक्षाओं में भी चर्चा की है कि जो सरकार होती है या एक प्रकार की जो व्यवस्था होती है, तो किस प्रकार से व्यवस्था होती है। एक विधायिका होती है, ठीक है, एक विधायिका होने के बाद कार्यपालिका होती है और एक न्यायपालिका होती है। ये हमने जब पहली क्लास ली थी तब हमने चर्चा कर ली थी कि जो ये अंग होते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। आज हम यहाँ पर थोड़ा ऊपर या कहें कि ऐसी चर्चा करेंगे कार्यपालिका के बारे में, कि कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं। संघ की कार्यपालिका भी बहुत व्यापक है, जिसमें मुख्य रूप से जो राष्ट्रपति होते हैं वह कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, और कार्यपालिका विधायिका, कार्यपालिका में विधायिका, ठीक है, आपके जो राज्यसभा और लोकसभा होगा विधायिका के अंतर्गत, और राष्ट्रपति, ये आपके कार्यपालिका, यानी कि मतलब कि ये कार्यपालिका में आ जाएंगे, संघीय कार्यपालिका में, जो कि कानून को लागू करने का कार्य है, इंप्लीमेंटेशन करने का कार्य इसके अंतर्गत आ जाएगा, मंत्रिपरिषद है, ठीक है। तो यहां पर हम चर्चा करें तो संघीय कार्यपालिका की चर्चा की गई है अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। कार्यपालिका की बात कर रहे हैं, ठीक है, कार्यपालिका की बात कर रहे हैं हम, विधायिका अलग है और न्यायपालिका अलग है। कार्यपालिका है आपका अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, जिसमें जो राष्ट्रपति होते हैं, मैंने बताया जैसे कि यह होते हैं हमारे पूरे कार्यपालिका का प्रमुख। वैसे तो राष्ट्र के भी प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। हमारे भारतीय संविधान में एक नाम मात्र के कार्यकारी शक्ति के रूप में राष्ट्रपति की चर्चा की गई है। वैसे जो भी राष्ट्रपति कार्य करते हैं वो अधिकतर मंत्रिपरिषद की सलाह या प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार ही करते हैं, या मंत्रिमंडल के सलाह के अनुसार करते हैं, और कुछ जगहों पे अपने विचार से भी कार्य करते हैं। तो अधिकतर शक्तियां कहा जाए कि मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद में ही निहित है, परंतु फिर भी हमारे जो संविधान में राष्ट्रपति को कार्यकारी प्रमुख कहा गया है, जिसके बारे में अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक चर्चा की गई है, ठीक है। आगे है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में कौन आते हैं, जो हम विधायिका से अपने सदस्य चुनते हैं, जैसे कि राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया। राज्यसभा में हमारे कौन रहते हैं, सांसद होते हैं, जो कि उच्च सदन कहलाता है। लोकसभा में कौन होते हैं, वो भी हमारे संसद ही होते हैं, लेकिन वह निम्न सदन कहलाता है। और लोकसभा में क्या होते हैं, जो हम उनके सदस्य होते हैं लोकसभा के, वो हमारे द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन में चुने जाते हैं, अर्थात हम जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से वोट देते हैं वही वहां पे शामिल होते हैं। परंतु राज्यसभा में एक अलग प्रकार की वहां पर निर्वाचन पद्धति है, जिसे आनुपातिक पद्धति कहा जाता है, ठीक है। उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे।
किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, किस प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, किस प्रकार से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे और पूरा विस्तृत क्लास होगी इसके ऊपर, ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन और राज्यसभा के निर्वाचन के मतलब अलग अलग कक्षाएं होगी, जिसमें बहुत डिटेल से इसके बारे में चर्चा करेंगे। मंत्रिपरिषद मैंने बताया, विधायी लोकसभा और राज्यसभा में जो हमारे मतलब सदस्य चुने जाते हैं, उन्हीं में से मंत्री चुना जाता, मतलब प्रधानमंत्री जो होते हैं वह उन्हीं में से अपने मंत्रिपरिषद का चुनाव करते हैं उन सदस्यों में से, और जिसको विभिन्न विभागों का बंटवारा कर दे देते हैं कि आप इस विभाग को संभाल लीजिए, आप इस विभाग को संभाल लीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर मंत्रिपरिषद में विभिन्न विभागों का बंटवारा किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर अब मेन और एक है, वो है महान्यायवादी। महान्यायवादी कौन होता है? महान्यायवादी होता है सरकार का वकील। सरकार का वकील कैसे? देखिए, अगर होता है बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है, कहीं किसी केस में फंस जाते हैं, आम इंसान भी फंस जाते हैं और सरकार भी कई बार फंस जाती है। तो उसके लिए क्या है, महान्यायवादी है उनके लिए कि सरकार की ओर से अगर कानून में अगर किसी भी प्रकार का सरकार पेचीदा में फंस गया है तो उनकी ओर से वकालत कौन करेगा? वह करेगा महान्यायवादी। तो इस प्रकार से महान्यायवादी होता है, जो कि अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसकी चर्चा की गई है। महान्यायवादी को बहुत सारी शक्तियां होती है, बहुत सारे कार्य होते हैं, उसके बारे में भी हम आगे चल के अध्ययन करेंगे। यहाँ पे आपको एक ये बता दूं कि महान्यायवादी का जो पैसे हैं उसको मंथली इनकम नहीं होती, मंथली सैलरी उनकी फिक्स नहीं होती है, उनको पारिश्रमिक अर्थात जितना काम करेगा उतने पैसे दिए जाते हैं, वहां पर चर्चा की गई है संविधान में, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर अगर हमने जो देखा अभी तक, तो यहाँ पर हमें ये चीज समझ में आए कि राष्ट्रपति तो प्रधान होता है, अर्थात राष्ट्रपति प्रमुख होता है राष्ट्र का भी, सरकार का भी, ठीक है, परंतु प्रधानमंत्री और अपने उनके मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। परंतु फिर भी राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अगर हम विदेशों में जाएं तो अगर चर्चा करने किसके नाम पे कार्य होंगे, वो होंगे राष्ट्रपति के। भले वो प्रधानमंत्री करेंगे कार्य, विभिन्न जैसे सम्मेलनों में हमारे प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, कई सारे सम्मेलन में शामिल होकर उनकी साइन की जाती है, तो वो होता है राष्ट्रपति के नाम पर। उनके एक क्या होता है, एक राजा होता है, ठीक है, राजा होता है और उसका एक प्रधानमंत्री होता है। जैसे कि पहले के समय में भी चला जा रहा था कि एक राजा होता था और उसका मंत्री, एक तो मंत्री परिषद होती थी और उन सभी का एक प्रधान होता था जो कि प्रधानमंत्री होता था। तो कहीं अगर राजा नहीं जा पाता था तो वहां पे क्या होता था कि प्रधानमंत्री को भेज दिया जाता था कि जाइए हमारे नाम से कार्य करके आइए। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हमारे भारतीय संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के नाम से ही सारे कार्य होंगे, लेकिन करेगा कौन? उसको प्रधानमंत्री। बहुत सारे सम्मेलनों में कुछ अगर भाग लेना है, प्रधानमंत्री जाते हैं, किसी के साथ में अपने संबंध बनाने हैं, ठीक है, जैसे कि देश विदेशों में विदेशी संबंध बनाए जाते हैं, तो वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे, लेकिन करेगा कौन? प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार से होता है कि यह नाम मात्र का राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख है, ठीक है। और हमारे यहाँ मुख्य बात है संसदीय सरकार। संसदीय सरकार कैसा? देखिए, राष्ट्रपति यहाँ पर प्रमुख है, कार्यपालिका के भी प्रमुख है और विधायिका में भी प्रमुख है, ठीक है। ये हो गया राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में क्या होता है, इसके नीचे राज्यसभा और लोकसभा जो कि कार्यपालिका के ही दोनों अंग हैं, तीनों मिलाकर ही एक प्रकार से कार्यपालिका बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया राज्यसभा और ये हो गया लोकसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा में क्या होता है, ये आपके संसद कहलाते हैं। एक उच्च सदन कहलाता है, उच्च सदन हो गया आपका राज्यसभा, ठीक है, ये उच्च सदन हो गया, और लोकसभा हो गया निम्न सदन। तो इस प्रकार से ये दोनों उच्च सदन और निम्न सदन यह ही मिलकर यह संसद कहलाते हैं, और इसी के द्वारा नियम कानून बनाने का कार्य, ठीक है, और इनमें से जो मंत्री चुने जाते हैं उनके द्वारा वो कार्यपालिका में आ जाते हैं, तो उनके द्वारा लागू करने का कार्य। तो इस प्रकार से इन्हीं के द्वारा अधिकतर कार्य किए जाते हैं, और इसीलिए कहा गया है कि हमारा भारत जो है संसदीय सरकारी प्रणाली हमारे यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो संसदीय सरकार प्रणाली आपको यहाँ पे मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से दोनों अंग हैं संसद के, राज्यसभा और लोकसभा, जो नियम कानून बनाने का और उनको लागू करने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो आज हमने एक ओवरव्यू लिया है, क्योंकि अगर मैं राष्ट्रपति पे अगर यहीं पे अगर एंट्री कर लें राष्ट्रपति के अंतर्गत, तो राष्ट्रपति में बहुत सारे उनके क्लॉज हैं, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो राष्ट्रपति का शपथ वगैरह, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो उसको एक फ्रेश क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ में। तो यहाँ पर अगर डाउट है, ओवरव्यू तो है, खैर उसमें डाउट तो नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासेस जो है आपको लगातार मिलती रहे। हमने इससे पहले भी संविधान में संवैधानिक विकास से लेके आज हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो यहां तक हमने पूरा चर्चा किया है, प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देखिए।
और आने वाले क्लासेस के लिए भी बने रहिए आरडी क्लासेस के ऊपर, ताकि आपको अपने एग्जाम के लिए अच्छा प्रिपरेशन हो सकेगा। ठीक है, धन्यवाद।